बच्चे जाएंगे बच्चे अब समापन की घोषणा करती हूँ। एक शांत मंडप में मंचस्थ विद्वजनों तथा मंचस्थ महानुभाव सहित आई जा रहे लोग क्या हो रहा हो जाने की सालों भैया भैया बैठ गए हेलो बस करो यार भाई नीचे करो होगा ये कहाँ बनाई बनाई छोटा छोटा प्रदर्शन को पदक प्रदान किया जा रहा है। कार्तिक को पुलिस बल में यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग में वन पदक प्रदान किया जा रहा है। सभी स्वर्ण पदक विजेताओं से अनुरोध है कि वे मंच पे ग्रुप फोटोग्राफी के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लें। कैमरा मत उठाना है अरे बढ़िया भैया प्रदेश में विश्वविद्यालय को पहला स्थान और देश में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार गौतम अरे यार सॉरी 10 यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन हो रहे हैं।
इसमें आपकी यूनिवर्सिटी में ली गई है। मैंने रिक्वेस्ट किया कि महात्मा गांधी की यूनिवर्सिटी है। 2 दिन पहले मैंने निर्णय करवाया और मोदी जी का विस्तार में है तो वे लोगों ने मना नहीं किया कि हम जरूर करेंगे। अब आकर क्या देखेंगे, कहाँ गांधी जी का अंश दिखाई पड़ता है, कहीं नरेंद्र मोदी के विकसित भारत को दिखाई पड़ता है। और इसी वजह से मैंने इधर के नगर आयुक्त सबको लगाया है कि आप स्वच्छ बना दीजिए। 2-3 दिन के बाद पूरी टीम इधर आएगी, आप सबको मिलेंगे। ले लो, करना है कि नहीं करना है? तो झाड़ू लो, झाड़ू लो। हाँ? और परमानेंट बनाइए मित्रों, आप परमानेंट बनाइए कि हर सप्ताह 1 घंटा हमें सफाई के लिए देना है, सफाई के लिए देना। हम लोग राजभवन में हर बुधवार को 1 घंटा सफाई करते हैं और इसी वजह से तो एक जगह भी ऐसी नहीं है जो गंदी हो। इधर भी वो ही होना चाहिए। वो तो शिक्षा है, क्या सर्टिफिकेट लेकर घर में जाकर टांग लो, इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं है। अपने जीवन में परिवर्तन करिए, सोच बदलिए। और अंत में जो लड़का था रामकृष्ण, हारमोनियम बजाया, उनका टीचर हारमोनियम इधर उधर करता था। उसने कहा कि नहीं, मुझे जिस तरह रखना है रखने दो, ये कमिटमेंट है। देखा ना आप लोगों ने? और मुझे पीछे से कहना पड़ा कि भाई टीचर साहब आप छोड़ दो, उनको करने दो। और नेतृत्व जब पूरा हुआ तो सभी बच्चों को ये कहता है कि आप सब जाओ, मैं मेरा हारमोनियम ठीक करके आता हूं। ये नेतृत्व है। और तीसरा, जब लास्ट आया उसका सम्मान किया, इसमें वो था, तो मुझे ये कहा उसने कि मैडम इधर मैंने जितना देखा, जितना सुना, सब कुछ मुझे याद रह गया है। मैं जैसा ही मेरी गाड़ी में से उतरूंगा वैसा ही मेरे पिताजी और माताजी को बता दूंगा कि मैं ये करके आया हूं। ये बोलता था मेरे साथ, ये कहता था मुझे। तो ये है छोटे बच्चों में भी ताकत। मित्रों, पहचानो आप लोग अपनी ताकत। और बेटियां को तो एक ही बात कहूंगी मित्रों, अभी चला है ना लिव इन रिलेशन, मत करिए मित्रों, मत करिए। अपना जीवन का निर्णय स्वयं करिए मित्रों, अच्छा निर्णय। ये तो दिखा है ना 50-50 टुकड़े करके टीम में भर कर रखने वाले। पता नहीं मुझे पिछले 10 दिन से ऐसे जानकारियां प्राप्त होती है, ऐसा मैं देखती हूँ तो मुझे इतना कष्ट होता है कि हमारी बेटियां ऐसा क्यों करती है। एक हाईकोर्ट जज आपकी मुझे समय दिया, मुझे मिलना है आपको। मैंने कहा भाई जज है, मुझे क्यों मिलना चाहते? तो आए, आधा घंटा बैठे। उन्होंने जो चिंता, कृषि यूनिवर्सिटी में जाकर आई हूँ और जहाँ भी दीक्षांत समारोह में मैं उपस्थित रही हूँ, सब में मैंने बताया और हमारे सभी अधिकारी, हमारे प्रोफेसर भी जान ले कि जिसके पास जमीन है और कृषि का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो अपने खेत में ऑर्गेनिक खेती नहीं करते होंगे तो उनको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा।
वो गोल्ड मेडल से वंचित हो जाएंगे। जो सीखो इसका उपयोग करो, जो सीखो इसका उपयोग करो। दूसरा एक बताया है मैंने, जहां भी मैं जाती हूं सरप्राइज विजिट होती है। कमरों में कितने बच्चे बैठे हैं और एडमिशन कितना हुआ है। 50 एडमिशन हुआ है, कमरों में 20 लोग बैठे हैं, कभी कभी तो 10 बैठे हैं, और कभी कभी अध्यापक अपनी ऑफिस में बैठकर 5 लोगों को पढ़ा रहा है, क्लास में जाता ही नहीं है। ये बीमारियां कब से शुरू हुई भाई? अध्यापक ये कहता है कि स्टूडेंट नहीं आते, स्टूडेंट ये कहते हैं अध्यापक नहीं आते। ये बीमारी दूर करनी है। विकसित भारत वैसे नहीं बन सकता है। 100% उपस्थिति, इसमें मैंने 75% उपस्थिति का ऐलान किया है। आपको पता हुआ होगा आप सबले के माध्यम से 75% आपकी उपस्थिति होगी तो ही एग्जाम में आपको बैठना है, बाकी नहीं बैठना। एक ही निर्णय किया। दूसरा, हम तो पढ़ते थे, एग्जाम का ऐलान होता था, हम तैयारी करते थे, क्लास में जाते थे, बैठते थे, आंसर लिखते थे, परीक्षा दे देते थे। लेकिन कभी सुना नहीं हम लोगों ने कि 40% लोग एब्सेंट रहे परीक्षा में, 20% लोग एब्सेंट रहे, और फिर उसकी परीक्षा लो। ये बीमारी तो मैंने इधर देखी। क्या आपको टाइम नहीं है पढ़ने का? छोड़ दो। इतनी बीमारी है कि आते नहीं है, बताते हैं कि बीमार था। मित्रों, ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने एक यूनिवर्सिटी में 4 घंटा बैठकर कैसे बीमारियां पैदा हुई है और ये बीमारियों को दूर करने के लिए क्या करना है, और एग्जाम डिक्लेयर होगी। जो तारीख तय हुई है इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, कोई तारीख पर परीक्षा होगी नहीं। परीक्षा नियंत्रक ध्यान रखे थे। पता है मुझे, आज इसमें मैंने गहराई से नहीं जाना है। कोई चेंज नहीं होगा, तारीख डिक्लेयर कर दी आपने। हम तो तारीख डिक्लेयर करते थे, साथ में रिजल्ट कब मिलेगा वो भी डिक्लेयर कर देते थे। ससमय परीक्षा, ससमय रिजल्ट। प्रबंधन सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं, और मैनेजमेंट सिखाते हैं हम, फिर भी मैनेजमेंट नहीं होता है। ये बीमारी है, उसको सुधारना है। मैनेजमेंट सीखना भी है और करके दिखाना है कि मैनेजमेंट। मित्रों, अच्छा बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, अच्छा भी बोलना, क्योंकि आपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया है। पावर लिफ्टिंग में तो 2 लोग आए, इसमें पावर करो, इसमें भी पावर होना चाहिए, पढ़ाई में भी पावर होना चाहिए। अब रैंकिंग की बात होती थी मित्रों, जब रैंकिंग आया तो मैं सबसे पहले मैं नाराज था, क्योंकि हमारा प्रयास था कम से कम ये तो आना ही चाहिए, लेकिन B++ आया, दोनों। और ये हमारे प्रधानमंत्री, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आई हुई 2 यूनिवर्सिटी, इसमें हम A ग्रेड प्राप्त नहीं कर सके। बताओ क्या कमियां रह गई? कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं ना तो इसका एनालिसिस करना चाहिए।
रह गई, क्यों कमी रह गई, उसको सुधार करने के लिए प्रयास होना चाहिए कि सभी जगहों पर A++ NRI में आगे रैंकिंग, लेकिन हम काशी विद्यापीठ और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में नहीं कर पाए। कितना आघात लगा होगा जब ये प्रधानमंत्री ने ये पूरा पूरा मंगवाया कि मुझे भेजो क्या क्या हुआ है, तब उन्होंने B++ देखा होगा, क्या विचार आया होगा। जो विश्व के लिए व्यक्ति काम करते हैं, क्या वो खुद आकर यूनिवर्सिटी देखें कि स्वच्छता है कि नहीं है? क्या वो खुद आकर देखें कि आपके क्लासरूम में स्टूडेंट है कि नहीं है? क्या वो खुद आकर देखें कि हमारे छात्रावास में हमारी बेटियां इलेक्ट्रिक सगड़ी लेकर रसोई बनाती हो और खाती है? क्या वो देखें आप? और आप चाहते हो तो 31 तारीख को आ रहे हैं, मैं बताऊं साहब को कि सर देखिए आपकी 2 यूनिवर्सिटी, कमिटमेंट नहीं है मित्रों। और अभी मुझे बताइए 1000 अध्यापक, 1000 है, मान लीजिए भाई, तो ड्यूटी क्या है आपकी? मुझे कष्ट होता है। अभी आपका एक छात्रावास, पुलिस वाले थे अंदर, पुलिस वाले थे ना, निकाल दिए गए सुबह में, खाली करो, खाली हो गया हो। अब स्वच्छता करो, विद्यार्थियों को दो और वहां खाना पीना शुरू करो। पीना नहीं, खाना नहीं है। ड्रग्स आ रहा है हॉस्टलों में, बोतलें दारू की आ रही है और खाली बोतलें बाहर फेंकते हैं, उसका फोटोग्राफ भी मेरे पास है। क्या स्थिति बनाई रखी है हम लोगों ने? ये सभी यूनिवर्सिटी की स्थिति है। छात्रावास फिर भी एडमिशन कम, क्या करोगे? लाल बहादुर शास्त्री बॉयज हॉस्टल है, आपने पैसे तो भरे लेकिन वो लेकर भाग गया। हाँ, भाग गया ना आपके पैसे लेकर। फिर क्या हुआ? FIR दर्ज की, उसको पकड़ा, पैसा वापस लाए। अभी मैं पूछने वाली हूँ, समाज कल्याण की हॉस्टल, इसमें विद्यार्थी भी रहते हैं, बाहर वाले भी रहते हैं। अभी मैंने पुलिस को कहा कि जाइए खाली करवाइए जो बाहर के रहते हैं लोगों को। इतनी दादागिरी, जिसके लिए हॉस्टल में वो नहीं और लोग रहते और हमारा ध्यान भी नहीं है। संपूर्ण स्रोत छात्रावास मैंने बताया अभी खाली हो गया। STP चलता ही नहीं, जिम करते हो, लायक ही नहीं है। तालियां मत बजाओ, आपको ही आत्मा झाड़ू लेकर मैं सफाई करवाऊंगी आपकी। और आज से सफाई कार्य का आरंभ होगा, ऐसा नहीं चल सकता है। ये महात्मा गांधी के नाम से विद्यापीठ है
और हमारे नरेंद्र मोदी के विस्तार की यूनिवर्सिटी है। सोचिए जरा, कष्ट होना चाहिए हम सब लोगों को। एक अच्छा काम कर रहे हैं आप, थर्ड जेंडर को कुछ कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन थर्ड जेंडर का काम, थर्ड जेंडर मतलब पता है? हाँ, तो उनको भी जरा पढ़ाओ, उनको भी कुछ सिखाओ, ये बाहर जाकर ताली बजाकर पैसे इकट्ठा न करें, अपना जीवन सशक्त मजबूत बनाए। तो दो बातें मुझे आपको कह दी है। MOU साइन हुआ है, लेकिन एक्टिविटीज क्या हो रही है? वो एक्टिविटीज नहीं होती है तो MOU का कोई मतलब नहीं है। कल राजभवन में ताइवान के बताया, जो गलत काम करते हैं भाग जाते हैं, वैसे वैसे लोग एक जगह पर रहते हैं, इतने दुखी थे। और उन्होंने मुझे कल बताया कि मैडम हमें एक दो लोग हैं, हमें न्याय नहीं देना है, समय नहीं है, तो हम क्या करें, तो आप मदद कीजिए। मैंने कहा जरूर मदद करेंगे, बोलिए क्या करना है। और गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि आपके पास यूनिवर्सिटियां हैं, और यूनिवर्सिटी जब 5 गांव 10 गांव लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है। जब हम आंगनबाड़ी में करते हैं, HPV वैक्सीन दिलवा रहे हैं, ये सब कुछ काम आप कर रहे हैं, तो एक काम आप ऐड कर दीजिए कि पॉक्सो एक्ट में जो बच्चियां जहां भी स्थान में बाल गृह में रहती हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मुझे बताइए। तो मैंने परिवर्तन करके सभी यूनिवर्सिटियों को भेजा कि कम से कम आपकी जो यूनिवर्सिटी जो जिले में है, जनपद में, इसमें आप पता करिए कि पॉक्सो एक्ट में कहाँ बिल्डिंग है, कौन कौन रह रहा है, तब वहाँ जाइए, पहला सर्वे कर दीजिए, फिर हम बैठेंगे क्या करना है। अब मैं एक में करूँ, और मेरे ACS को मैंने दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है इसमें वो है, मैं केंद्र सरकार में। सर मैं कही तो 40 बेटियों को मेरे सामने बिठाया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, और क्योंकि मुझे पता है 10 लोग उपस्थित होंगे, बोलेंगी नहीं बेटियां, मैंने दरवाजा बंद किया और कहा कि मेरे अलावा इधर कोई नहीं रहेगा। और एक बात, एक बेटियां जो बोली, ये बेटियों ने मुझे 4 बेटियों को सुना, फिर मैंने बंद कर दिया कि अब नहीं सुनना। ये बेटी ने कहा कि मेरे पिताजी मुझे प्रताड़ित करते थे। एक ने कहा मामा, तीसरे ने कहा काका, चौथी ने कहा पड़ोसी। और इसी वजह से बेटिया की हिम्मत देखो, वो पुलिस स्टेशन पर गई, FIR दर्ज कराई पिता के सामने, पिता की धरपकड़ हुई, जेल में गए, और ये बेटी को घर छोड़ना पड़ा, और वे पॉक्सो एक्ट के नीचे वहां रहती है। तो एक ग्रुप तो ये था, पढ़ाई का क्या, मैंने पूछा, सबको पढ़ना है, लेकिन बीमारी ये है, कहाँ जाए पढ़ने के लिए। मैंने मंगवाया है कि ये बेटियां कितना पढ़ा, कहाँ से वो आई, उसका लिविंग सर्टिफिकेट मंगवाइए, और हम उसकी व्यवस्था करेंगे पढ़ने के लिए। फिर दूसरा एक ग्रुप दूसरे मंजिले पर, वहां मैं चढ़ी ऊपर, और एक कमरे में 80 बेटियां थी। उम्र थी शायद 15 से 13 से लेकर 15, 17, 18, 19, 20 साल की। सबके पास 1 साल का, 2 महीने का, 4 महीने का बच्चा था। छोड़ दिया ना, भाग गए लिविंग रिलेशन में रहे, बच्चा पैदा किया और छोड़ दिया, ये वहां रहते, बच्चे का क्या। और तीसरा ग्रुप जो प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, उसको मैं, आप क्या करना चाहते हैं,
कोई जवाब नहीं था। मेरे सामने रोने लगे। मैके वाले स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ससुराल वाले जिसने बच्चा पैदा किया है ना, वो तो है कि नहीं पता ही नहीं किसी कहाँ भाग गया। और इसी वजह से मैं कहती हूँ बेटियों को, सावधान रहिए। समाज ऐसा ही शोषण करता है, और जो आम होती है ना, आम को चूस लेते हैं और अंदर की गोटली है ना वो फेंक देते हैं। इसी तरह बेटियां का शोषण होता है, और जरूरत दूसरी आ गई, पहली को छोड़ दिया। समाज है, इसके सामने हमें लड़ना है इनके सामने। अब चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है। कोई हमारा शोषण करते, चाहे कोई भी संस्था में आप काम करते हो, चाहे यूनिवर्सिटी में काम करते हो, चाहे स्कूल में काम करते हो, चाहे हॉस्पिटलों में काम करते हो, चाहे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, या तो चाहे कोई रिसर्च सेंटर पर काम करते हो, ऐसी मांग आएगी ही। बाकी सब जगहों पर काले कौवे है ही, इसे सकंजा में नहीं आना है। यही मेरा अंतिम आदेश है आप सब लोगों को। बच जाए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। हमारी पीड़ा हम व्यक्त करते रहते हैं ऐसे, लेकिन आपके पास का एक बच्चा आपसे भी ज्यादा पीड़ाग्रस्त है, इसके लिए आपने कभी सोचा? ये पूरा भजन मुझे याद है, तो मुझे याद इसी वजह से आया कि हम लोग संगठन में काम करते थे गुजरात में, तो हमारा प्रशिक्षण होता था 3 दिन का, और एक प्रशिक्षण में हमें कंपल्सरी उपस्थित रहना पड़ता था। हम उपस्थित रहते थे, सीखते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में महामंत्री के रूप में काम करते थे, संगठन महामंत्री। संगठन का पूरा प्रबंधन हमें सिखाते थे, इस तरह सिखाते थे। और ये वैष्णव जन तो तेने कहिए इसकी शुरुआत करते हैं। कार्यकर्ता को उसके बोलिए जो पीड़ पर आई चाहे रहे, क्या वहां से शुरू करते हैं। वैष्णव शब्द निकाल कर वो कार्यकर्ता शब्द लिखते हैं। और एक एक कड़ी पर 10-10 मिनट तक अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल देकर हमारे स्टूडेंट को सिखाते थे, जैसे कि हमारे जैसे लोगों को सिखाते थे। वहां से तो हम सीख कर आए हैं, सब कुछ आत्मसात किया है कि हमारा एक काम है। हमारे उपाध्याय जी ने बताया कि राजभवन में बैठ सकती थी मैं, क्यों जरूर है? कल 4 घंटा बलिया से सड़क से इधर पहुंचने का। मैं बता सकती हूं कि टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं मेरा कर्तव्य समझती हूं। एक छोटा सा काम के लिए, मेरी दृष्टि से छोटा सा काम नहीं था। कई लोगों ने मुझे बताया कि आप 20 किलोमीटर दूर एक गांव जाओगे तो हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि उड़ नहीं पाएगा, टेक ऑफ नहीं होगा। अब मैं गांव में नहीं जाती, तो मैं हेलीकॉप्टर से वाराणसी में आ जाती थी 15 मिनट में। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि ये पूरा परिवार किसान, उसने जो सीखा, उसने जो खेतीबाड़ी में नवाचार किया,
उसका उपयोग धीरे धीरे करके 70 से 80 किसानों को सिखाया, जहां कभी खेती बाड़ी नहीं होती थी, आज वहां फल फूल पैदा होते हैं। गाय का पालन किया और इसमें से शुद्ध घी गाय का बनाकर आसपास के लोगों को बेच रहा है। गाय का उछेर कैसे करना है, क्या खिलाना है, ये सभी किसानों को समझाता है। और इसी वजह से मैंने कहा कि ये छोटा सा काम था, लेकिन ये छोटा सा काम नहीं था। एक व्यक्ति जब कुछ सीख जाता है तो वो 80 लोगों के तक पहुंचाता है। ये तो ज्ञान है मित्रों हमारे। और इसी वजह से मैं वहां गई और ये पूरा काम करके हम सड़क मार्ग से वाराणसी लाए, क्योंकि मैं समझती हूँ मित्रों, विकसित भारत बनाने के लिए हर व्यक्ति काम करेगा, हर व्यक्ति काम करेगा तो भी ये काम सफल होगा। अभी जो अवार्ड लेने के लिए आते थे, मैंने कई विद्यार्थियों को पूछा है, कृषि हो कि कोई भी, उनको भी पूछा। एक बेटी आई कृषि में काम करती, मैंने पूछा कि तेरे पिताजी के पास जमीन है? से बोला हाँ। तो आप ऑर्गेनिक खेती करते हो? तो जवाब मिला हाँ। दूसरों को जब मैं पूछती हूँ कि आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो आप ऑर्गेनिक सीखते हो, वहां ऑर्गेनिक खेती करते हो आपके घर में जो जमीन हो? तो बोलते हैं कि ना। मतलब क्या? जो आप ऑर्गेनिक खेती कैसे करनी है और जरूरी क्यों है भाई? आज फर्टिलाइजर का उपयोग करके कितनी बीमारियों का सर्जन किया है हम लोगों ने। इसी वजह से तो ऑर्गेनिक खेती के काम शुरू हुआ। कम पानी काम करो, पानी बचाने के लिए कितनी व्यवस्थाएं हम लोगों ने खड़ी करी। लेकिन जब हमारे यहाँ जमीन है, इसमें हम खेती करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े, गोल्ड मेडल लिया, लेकिन अपने घर में आधा एकड़ में, 5 एकड़ में भी हम ऑर्गेनिक खेती नहीं करते हैं, स्वयं खुद के लिए भी नहीं करते हैं। ये कम नसीबी देखो आप लोग। कम से कम मैं ये बताती हूँ कि भाई दुनिया के लिए भले न करो, लेकिन आपके घर में 5 लोग हैं, 2 बच्चे हैं आप, तो 5 लोगों को साथ अपना परिचय। मेरा नाम ज्योतिष मौर्य है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड का छात्र हूँ और मुझे उसमें स्वर्ण पदक मिला। किसको समर्पित करना चाहेंगे? ये पदक मेरा सबसे पहले मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई को समर्पित है, क्योंकि वो दिन रात मेरे लिए मेहनत करके आज मुझे इस मुकाम पर मतलब पहुँचाएँ, और मेरे गुरुजन और मेरे सीनियर्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आगे क्या भविष्य में मैं प्रोफेसर के पद पे जाना चाहूँगा, ताकि और भी फिजिकल एजुकेशन और खेल के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकूँ। क्या अभी कमी लगता है खेल में, क्या सुधार होना चाहिए? खेल में अभी देखिए, ग्रामीण स्तर पे उस तरह से हमारी खेल की प्रतिभाएं या फिर नियम और उस तरह की प्रतियोगिताएं नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से छात्र उस तक नहीं पहुंच पा रहे। मेरा नाम श्री राम कृष्ण है और मैं प्राथमिक विद्यालय बच्चाओं का 3रे क्लास का स्टूडेंट हूँ। अभी आपने गाना गाया स्टेज पे, उसके बाद मुलाकात हुआ, क्या कहीं उन्होंने, क्या आपका? उसके बाद मुझे राज्यपाल मैम ने बुलाया, उससे बाद तो मैं सम्मान लेकर नीचे उतरा। उसके बाद जब इसकी बारी आई तो फिर मैं चढ़ के उन्हें बताया कि मेरी तो जुड़वा बहनें, मैं पूरी फैमिली के साथ हूँ। उन्होंने पूछा था कि तुम अकेले हो कि पूरी फैमिली है? मैंने बोला कि पूरी फैमिली से मैं आया हुआ हूँ, तो मेरी 2 जुड़वा बहनें भी है। तो देखिए, उन दोनों के लिए भी उन्होंने मुझे ये दिया और ये भी दिया, और बहुत खुशी हो रही है। और उन्होंने कहा कि कुछ याद रहा है मंच के बारे में हमारे भाई? मैंने कहा कि हाँ, मुझे सब कुछ याद है। अभी गाड़ी से चढ़ने से पहले ही मैं बता दूंगा मम्मी पापा को कि हाँ, मैंने ये सब किया। और उसके बाद उन्होंने जब अपना स्पीच दिया, अपना अंतिम स्पीच दिया, तो उसके बाद उन्होंने मेरा भी पूरा चीज़ कहा है। इसके लिए बहुत खुशी होती है।